ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत पाक युद्ध पर वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेमकांत त्रिपाठी से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे चौथे दिन तक स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, पाकिस्तान आतंकवाद में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर वो बेइज्जत हो रहा है। जब आतंकवाद के आरोपों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि भारत ने हमला किया, हम रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट करता है तो मार खाता है, और ज़्यादा मार खा रहा है। घर के मोर्चे पर भी घिरा हुआ है। तो सर, आप चूँकि गल्फ में जर्नलिस्ट रहे बहुत दिनों तक, गल्फ न्यूज़ के जर्नलिस्ट रहे, आपको बड़ा अनुभव है बाहर का और अंदर का, यहाँ के नेताओं का और बाहर का, और खासकर मुस्लिम साइकी की बहुत अच्छी आपको जान। तो हम राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस संबंध में हमारे दीजिए। आपने गर्ग साहब जो बात कही कि मैं गल्फ में रह चुका हूं, तो हाँ, ये बात सही है कि ओमान ट्रिब्यून में मैं चीफ सब एडिटर था और 2 वर्ष से थोड़ा ऊपर मैं रहा हूं। और ओमान के नागरिकों का एक स्वभाव ऐसा है, पैसा है, संपत्ति है उनके पास, पेट्रोल वगैरह की बहुत अच्छी संपदा है उनके पास, लेकिन उनका बिल्कुल एक मनोविज्ञान अलग तरीके का है। पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान तो भूल ही जाइए। हम तो जिस कंपनी में नौकरी करते थे, उसके अलावा बहुत सी कंपनीज ऐसी थी कि जहां पर पाकिस्तानियों को वो रखना पसंद ही नहीं करते थे और भारतीयों को ही रखना पसंद करते थे। भारतीयों में भी खास तौर से जो केरल के लोग हैं, उनके बारे में तो एक कहावत कही जाती है कि केरल में बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से पहला गल्फ यानी गल्फ में नौकरी करना है। तो बाकी ये है कि केरल में तो आप देख रहे होंगे मिशनरीज के हॉस्पिटल हैं, नर्सेज वगैरह आपको लखनऊ में भी मिल जाएंगी, तो फिर आपको देश के किसी कोने मिल जाएंगी, और देश ही नहीं दुनिया के भी कहीं भी वो जाने को तैयार रहते हैं। सर, और हम लोग पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं। पाकिस्तान के लिए हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तानियों की जो बात हो रही थी, हम ये कहना चाह रहे हैं वहाँ साख पाकिस्तानियों की अच्छी नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी अगर रखते थे, नौकरी में ड्राइवर की। हम जिस ओमान ट्रिब्यून में उस अखबार के जो मालिकान थे वो बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, उनकी और भी कंपनीज हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों को ड्राइवर से आगे की नौकरी नहीं देते थे। ये आप समझ सकते हैं। अब आप तनाव की जो बात कर रहे हैं, देखिए तनाव एक ऐसी चीज या युद्ध एक ऐसी चीज होती है किसी का नहीं होता है। सशक्त से सशक्त देश भी युद्ध से अगर युद्ध में भाग ले रहा है तो वो प्रभावित तो होगा, उसकी अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा। केंद्रीकरण जो उसकी मानसिकता और सोच का है वो युद्ध पर आकर के टिक जाएगी, विकास के कार्य रुक जाएंगे, ये सब बातें तो होती हैं। लेकिन ज्यादा सफरर, ज्यादा परेशान, प्रभावित, पीड़ित होता है वो देश जो कमजोर होता है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया में पाकिस्तान असफल राज्य के रूप में, असफल राष्ट्र के रूप में, फेल्ड स्टेट के रूप में पहचाना जाता है, जाना जाता है। और कई बार जो है FATF के उसमें ग्रे लिस्ट में ये सब आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण माना जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि हम ये डर्टी गेम 30 साल से कर रहे हैं फॉर 3 डिकेड्स, अमेरिका कहने पे। और उसके बाद में आसिफ अली जरदारी का जो बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने कहा कि आतंकवाद से हमारा बहुत पुराना नाता है। तो ये मतलब पाप बोलता है, जो कहते हैं ना, पाप बोलता है, पाप बोलता है। तो ये असफल राष्ट्र होने के बावजूद और आतंकवाद के रूप में पहचान उनकी सिद्ध हो चुकी है, इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ संविधान, वहाँ लोकतंत्र फेल है, नाकाम है इस लिहाज से, और ज्यादातर वर्चस्व जो है सेना का है, फाइट करती है, वही उनके यहाँ काम होता है। तो आप कहना ही चाहते हैं कि चूंकि सेना जवाबदेह नहीं है जनता के प्रति और विश्व, तो इसलिए वो इस कर रहा है आतंकवाद कराने का, और खामियाजा पूरे पाकिस्तान नामक देश को और पाकिस्तान नामक गवर्नमेंट को इसका भोगना पड़ रहा है।
अब आप एक बात ये समझिए कि पाकिस्तान तरीके से जमींदारी वाली व्यवस्था है। हाँ। वहां का आम परेशान है, उसके पास जमीन कम है, उसके पास संपत्ति कम है, संपदा कम है, धन कम है, और कुछ लोगों के पास केंद्रित है जमीन संपदा। अब उसमें भी वहां पर देखिए राजनेता का वर्चस्व नहीं है और प्रशासनिक अधिकारियों का वर्चस्व नहीं। वर्चस्व किसका है? अकेले और अकेले है तो सेना का। और सेना के भी लोग सबसे ज्यादा कहाँ के? पंजाब के हैं। और वहां पर जो और प्रांत है और जो स्टेट है, खैबर पख्तूनख्वा या आपका बलूचिस्तान, सिंध या सिंध है, इन सबके अंदर एक ये मरोड़ है, एक ये सबके अंदर एक तनाव है, एक कह लीजिए कुंठा है कि सबसे ज्यादा पंजाब को वर्चस्व है, उसमें भी सेना का है। तो इस लिहाज से सब परेशान है। और महंगाई का क्या हाल है? पेट्रोल किस भाव में मिल रहा है, आटा किस भाव में मिल रहा है, वहां के लोग किस कदर परेशान है, आप देख सकते हैं। इसीलिए भारत की एक ये पॉलिसी है कि हम अगर सुखी, हमारा पड़ोसी भी सुखी रहे। सुखी अगर नहीं रहेगा, वो कंगाल रहेगा तो हमसे नोचने की कोशिश करेगा। ये पाकिस्तान की तरक्की इस लिहाज से भारत चाहता है। वैसे भी हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखने वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत का पालन करने वाले हैं। ये हमारी केवल हम कहते नहीं, कथन नहीं, हमारी नियत भी है। लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है, उसकी ये स्टेट पॉलिसी है। उनकी सेना की बदमाशियां पूरे देश पर हावी है। पूरे देश के लिए कीमती पड़ रही है, वो कॉस्टली पड़ रहा है, डियर पड़ रहा है उनके लिए। जो हमारे मिलिट्री डॉक्ट्रिनकार, सिद्धांतकार कहते हैं कि पाकिस्तान को कास्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस झेलने चाहिए। बिल्कुल। तो अब क्या स्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान उसकी कीमत चुका रहा है और उसके परिणाम भी झेलेगा? बिल्कुल, परिणाम तो झेलना ही पड़ेगा भाई। देखिए, जब हमने कुछ जो कार्रवाई की पहलगाम में, हमारे भोले भाले गए थे 26 लोगों को मारा, 26 लोगों को मार दिया। अब उसके बाद में हमने मेजर्ड की स्ट्राइक की, उसका बदला लिया। तो हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, है ना, वो चाहे POJK में हो और चाहे वो पंजाब प्रांत। लेकिन अब की बार सबसे बड़ी एक जो घटना हुई, वो पहली बार हुई है। इनके पंजाब को कभी नहीं छुआ गया था, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो। कारगिल तो खैर उसमें तो बिल्कुल एक ही क्षेत्र का मामला था, लेकिन कभी भी जो है पंजाब ने, अब की बार पंजाब पर सीधे सीधे वार किया, बहावलपुर और भी कुछ जगहों को मिला के जो आक्रमण किया है, हिट किया टारगेट, और इतने सटीक तरीके से। लेकिन इसके बावजूद जब सेना वहां पर, देखिए सेना का फिर मामला आ जाता है, तो सेना ने उसको लिया कि नहीं, अब प्रोपोगंडा भी इसमें होता है, प्रोपोगंडा वार भी होता है। तो दोनों तरफ से जो है वो खबरें बढ़ा चढ़ा करके बताया जाना ये स्वाभाविक है। लेकिन बहरहाल वहां चूंकि सेना का ही वर्चस्व है, इस लिहाज से सेना किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है, उसके तो उनको परिणाम भुगतने ही होंगे। तो सर सेना तो तब तक नहीं माने जब तक वो सरेंडर ना कर दे। तो क्या ये जो वर्तमान स्थिति है, जिन्ना का जो सपना है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के नष्ट होने और पाकिस्तानी सेना के समर्पण होने के बाद ही शांति आएगी? बात तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि मिलिट्री है वो काबू में है नहीं किसी के। और मिलिट्री तो हमको लगता है जैसे कहते नहीं, सुसाइडल एक सुसाइडल एटीट्यूड है, आत्महत्या करने जैसा, हाराकीरी जिसको कहते हैं जापान में, है ना, सही कह रहे हैं। वो स्थिति है कि वो आत्महत्या करने को लगता है कि तैयार है। ये ना खाएंगे धरका देंगे। हाँ, वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत को भी युद्ध में उलझा करके, और कि तुम भी 10 साल 20 साल उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये है, देखिए कि उनके पास जो सेना के लोग हैं वो इसलिए नहीं माने, उनके पेट भरे हुए हैं, उनके पास संपदा है, उनके पास संपत्ति है, और उनके पास पैसे रुपए या इसकी कोई कमी नहीं है। विदेशों में भी उनकी संपत्ति है। अपने परिवारों को, बहुत से अभी खबरें आई थी, अपने परिवारों को विदेश भेज दिया। वहीं ये भी खबरें आई थी, जब से ये एक्शन शुरू हुआ सिंदूर, तब से ये पता है कि लाहौर, इस्लामाबाद और जो अड्डे हैं, वो सारी नागरिक हवाई अड्डे हैं, वहां से फ्लाइट्स की संख्या डबल हो गई है। इसके माने अपनी फैमिलीज को बाहर भेज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय जो उनका आवागमन है वो बहुत तेज हो गया है, और जाहिर है कि उस पर ये जो तनाव चल रहा है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और ये भी संभव है कि
उनके नागरिक एयरपोर्ट्स पे हम लोग हमला ना करें, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल कहा जा सकता तो है। क्या सर आप समझते हैं कि जिन्ना का पाकिस्तान का जो स्वप्न है, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ और 30 से 40 लाख लोगों की, हिंदुओं की हत्याएं हुई विभाजन के बाद, अंग्रेज जो कानून के बड़े पाबंद, कानून के राज के बड़े पाबंद माने जाते थे, हिंदुओं की हत्याएं होने दिया उन लोगों ने और भाग गए ऐसे छोड़ करके। जी। नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने हत्याओं के बारे में कोई प्रबंध ही नहीं किया कि ये होने ना पाए और आबादी जिसको जिधर जाना है उसकी कोई व्यवस्था कर लेते। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने होने नहीं दिया। तो क्या उस स्वप्न का हिंसा, रक्तरंजित हिंसा और जीत के स्रोत से निकला पाकिस्तान, क्या अब इस बार मोदी जी के इस ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन में समाप्त हो जाएगी? देखिए, हमारे साथ में समाप्त होकर के मिल जाएगा, हम ऐसा तो अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा कहना। लेकिन हम इतना जरूर महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले से ही बहुत बुरी स्थिति में है और इससे भी और बहुत बुरी स्थिति में जाने को तैयार है। वो वहां पर जो है सद्बुद्धि का कोई मसला हमको दिखाई नहीं पड़ता। उनके साथ में एक ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी व्यक्ति सकारात्मक सोच नहीं रखता। बाकी तो हम एक बात, वो हमको एक शेर याद आया कि खुदा करे कि हर एक शख्स ये समझ जाए, खुदा करे कि हर एक शख्स ये समझ जाए, फसाद हो तो किसी का भला नहीं होता, भला तो किसी का नहीं होने वाला है। हमारी भी अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, हम इस समय युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित, कांटा तो निकल जाएगा सर। लेकिन हाँ, एक बात ये सबक सिखाने की स्थिति में हम आ जाए, ये हमारा संकल्प है और इससे हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कम से कम उसको अपने जगह पर, देखिए, भय बिन होए न प्रीति। अगर भय नहीं होगा उनको, प्रीति नहीं होगी, तो फिर प्रीति नहीं होगी, वो शांत नहीं रहेंगे। ये एक बात है ना, रॉक कंट्री, वो एक रॉक कंट्री है और रॉक कंट्री खेल किसकी गोद में रहा है ये भी हम सब जानते हैं। सर आप एकदम ठीक कह रहे हैं, भय बिन होए न प्रीत। जब तक पाकिस्तान को अस्तित्व मिट जाने का भय नहीं होगा, हाँ, उनको दुनिया से